अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया और लगता यह है कि अब इसी आइनी बहरान की वजह से इस मुल्क के अंदर सियासी बहरान है और इसी आइनी और सियासी बहरान की वजह से इस मुल्क के अंदर जो माशी बहरान है उसका हल हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज और वो जो सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे हैं, वो आइनी बहरान को हल करने में अपना रोल प्ले करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या उन्होंने अपना रोल प्ले किया या नहीं, लेकिन वक्त की ये ज़रूरत है कि ये आइनी बहरान जो शिद्दत अख्तियार करता दिखाई दे रहा है इसको हल होना चाहिए ताकि मामलात सेटल डाउन हो। जब आइनी बहरान होगा तब किसी तरह की बेहतरी की उम्मीद हम नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए इस शेड्यूल के मुताबिक और उसके लिए पैसे रिलीज़ होने थे, सिक्योरिटी फराहम करनी थी हुकूमत ने, जो कि नहीं की और उस पर सुप्रीम कोर्ट में कल रिपोर्ट जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन ने और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तलब कर लिया सेक्रेटरी ख़जाना को भी, गवर्नर स्टेट बैंक को भी और दीगर जो इससे कंसर्न लोग थे। अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वाज़ेह है कि उनके हुक्म की अदूली की गई। अगर हुक्म अदूली की जाती है तो मामला कंटेम्प्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंटेम्प्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल ही हमने एक कंटेम्प्ट केस देखा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का, इससे पहले यूसुफ गिलानी भी इसका शिकार हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि अब का मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच बनाया गया है और वो बेंच जो है 8 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल है और उस बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 था, अच्छा अभी तक ये वैसे बिल मंजूर नहीं हुआ, उसके खिलाफ जो दरखास्तें थी उस पर समाअत करेगा। इन 8 जजेस में अब ये जो जजेस हैं वो एक परसेप्शन बार बार सोशल मीडिया पर दीगर जगह है कि देयर इज़ अ डिवाइड ऑफ जजेस। अब ये मैं अपने मौजूद पार्टिसिपेंट से पूछूंगा, इसमें मैं अपना तज्जिया नहीं दे सकता। 7-8 का जो नंबर है, क्या वो जो 7-8 का नंबर बोला जाता है इस बेंच में वो नंबर अया होता है या नहीं है? जिन जजेस के बारे में कहा जाता है कि वो प्रो PTI हैं और कुछ लोग प्रो गवर्नमेंट हैं, तो ये बेंच जो है इसमें उन लोगों का नाम शामिल है जो एक परसेप्शन जो सोशल मीडिया पर ये कॉलम्स में या टीवी टॉक शोज़ में हम सुनते हैं, ये वो जजेस हैं जो प्रो PTI हैं। तो फैसला ये होगा, ये भी एक परसेप्शन बिल्ट हो रहा है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाहिद रिंद साहब हैं। रिंद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा सैयद यावर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर शाह साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले तो ये जो आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है सर, इसका हल क्या होना चाहिए और आपके नज़दीक क्या हल होना भी चाहिए या इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे फिर हम देखेंगे क्या होगा, बिकॉज यू बिलोंग टू मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, देखें, ये आईनी बहरान तो है ही कोई नहीं, इसको बना दिया गया है आर्टिफिशियली। देखिए, बकौल एक रिटायर्ड इंडियन जज वो कहता है ये मस्करों का एक सर्कस लगा हुआ है। ये 5 मिनट का केस था, ओपन एंड शट केस है। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है वो प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का। जो PDM बिल लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी उसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। गो पार्लियामेंट सबसे बुलंद इदारा है, सबसे सुप्रीम इदारा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो देती है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये इन लोगों ने जो किया आर्टिकल 70 के तहत, वहां पे शेड्यूल 4 कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर ये मुदाखलत तो कर ही नहीं सकते। अभी यहाँ पे ये देखना है कि आया इन लोगों ने शाह साहब, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, उसमें कोई गलत या मबहम बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप ये कहते हैं कि आईनी बहरान नहीं है। सर, जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट अपने एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होंगे, तो उसको आईनी बहरान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे सर? तो बिल्कुल एक ऑर्गेनिक चीज होती है ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है ताकि इलेक्शन ना करवाए जाए, इलेक्शन को डिले किया जाए। ये इस तरीके से इन लोगों ने किया है और ये देखें गलती पे गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 3 मेंबर बेंच बने, 5 मेंबर बेंच बने, 7 मेंबर बने, 9 बने, फुल बेंच बने। दैट इज ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मसला है। ये लोग वेट नहीं कर सकते। वहां PDM कोशिश ये करती है कि हम जाके शॉपिंग करें, अपनी मर्जी के जज लाके बिठाएं
जिनको हम मैनेज कर लें। तो ये तासुर क्यों देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज मैनेज हो सकता है? भाई जब कासिम सूरी का मसला आया तो तब भी 3 मेंबर बेंच था, हमने एहतजाज किया, हमने स्टेटमेंट्स दी, लेकिन हमने उसको परसू नहीं किया, हम पीछे हट गए कि सुप्रीम कोर्ट का है। हम लोगों ने फिर जो दूसरा हमारे हाथ में था कि हम लोगों ने जाके मुजाहरे किए, हम लोगों ने जुलूस निकाले, हम लोगों ने जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को हिट नहीं किया। ये तो भी आके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को हिट करें, जैसे कि इन लोगों ने सजाद अली शाह वक्त सिर्फ उनको पकड़ के मारा नहीं, बाकी छोड़ा इन लोगों ने कुछ नहीं। बाकी रफीक तारड़ साहब जिस तरीके से ब्रीफकेसेस लेके गए और जजेस को खरीद रहे थे, तो इससे क्या सजाद अली शाह साहब का रेफरेंस दे दिया अपनी अदालत का खुद। हम उस पर भी बात कर लेंगे ना कि उस वक्त भी कुछ फैसले हुए थे जो इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, इंप्लीमेंट का भी मसला तो रहेगा। सदीकी साहब, सर मैं बेंच में मौजूद जजेस के नाम नहीं पढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, ऑडियंस को भी पता था, वो कमेंट कीजिएगा कि जो 7-8 का बार बार बोला जाता है, क्या ये वही 8 और जो 7 नहीं हैं उनमें से वो वही 7 हैं? तो ये जो एक डिवीजन बार बार बोली जा रही है और डिवीजन का एक परसेप्शन दिया जा रहा है और अभी तक बिल मंजूर नहीं हुआ, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजेस हैं, ये बेंच जो ये फैसला दे देता है और जो लोग बार बार कह रहे हैं हमें पता है क्या फैसला आएगा, पार्लियामेंट उसको नहीं मानता। जो सजाद अली शाह साहब की बात कर रहे थे शाह साहब, तो तब भी एस्टेब्लिशमेंट फौज ऑन बोर्ड नहीं थी, तो जो फैसले हुए थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रह गई थी ना सर आज तक। तो इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं करनी सर। अदनान, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को मिल जाएगी। बात यह कि आप और हम पिछले दिनों से मुसलसल इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से क्या कई साल दिहाइयाँ गुजर गई सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए। जब भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्तलिफ बेंचेस के सामने कोई केस जाता है, वहाँ पे 3-2 से आता है, 3-1 से आ जाएगा, 5-4 से आ जाएगा, तो इख्तलाफ तो होता है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जजों का इख्तलाफ आ गया, वहाँ पे इख्तलाफी नोट लिखे जाते हैं, आप फैसले से जो है आप इत्तेफाक नहीं करते, तो वो उसको डिवीजन कहना या पीटीआई के जजेस कह देना। अगर पीटीआई के जजेस होते तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ये सो मोटो एक्शन लेके पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म ना कर। सवाल आसान कर दो सर, मैं डिसएंगेज कर रहा हूँ सजाद अली शाह साहब की बात को, हम उस पर डिबेट अलग से कर लेंगे। सर एक कुछ फैसले जो सबका गुजरे उन फैसलों को देख लीजिए। एक आप जो मीडिया पे परसेप्शन बिल्ड होता है, एक आप तो खैर हम उन चंद साफे में से जो बाहर फिरते हैं सड़कों पे, चौराहों पे, मजलिसों में, तो आप लोगों की बात सुनते होंगे। सर इन जजेस का नाम लेके कहा जाता है कि ये प्रो पीटीआई, तो ये क्या महज इत्तफाक हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बेंच बनाते हैं जहां जिनके बारे में परसेप्शन है कि ये प्रो पीटीआई जजेस हैं? तो 8 बना 9 डाल देते, 11 डाल देते, 13 डाल, तो फैसला तो उसमें रहता ना सर। ये कि अदनान देखें, किसी भी बात में अपने इख्तलाफात पैदा करने ना परसेप्शन पैदा करनी, इस किस्म की चीज़ें कह दी जाती हैं। डेफिनेटली इख्तलाफात आपस में होते हैं, मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन अगर हमने सिर्फ बाई लॉ जाना है, आइन और कानून की बात सारी दुनिया करती है। अब ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि वो जिसका मर्जी बेंच बनाए, उसकी मर्जी है और बाई लॉ है। और वज़ीर आज़म आपका क्या ख्याल है, जो काबीना बनाते हैं अपनी मर्जी से नहीं बनाते वो, उसके अंदर कोई अगर अच्छा चले यहाँ पे तो जजेस का इख्तलाफ आ जाता है, इख्तलाफी नोट आ जाता है। अगर काबीना में कोई वजीर इख्तलाफ कर जाए और इख्तलाफी नोट लिख के दे दे, दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे तो आप देखें कि जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, वन मैन शो है। पीटीआई में सारे फैसले इमरान खान साहब करते हैं, नून लीग में सारे फैसले नून लीग करती है। ये मानते हैं कि डिवीजन है कि नहीं है, या इसको भी डिवीजन है, ये इसमें कोई, तो उसको खत्म करना आपका काम नहीं है, मेरा भी नहीं है, देखिए तो चीफ जस्टिस का काम है। डेफिनेटली, मैं तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में यही बात की कि ये 15 जजेस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अदलिया जिसमें लोगों की नज़र होती है। इनको चाहिए कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें और लोगों को रिलीफ दें। अभी भी जो बात मामला चल रहे हैं, देखें उसमें कुछ ना कुछ तो बर्फ़ पिघल रही है और कहा जा रहा है कि इनके आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो देखें आने वाले कल भी एक मीटिंग सुना होनी है शायद रेन साहब। सर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत होनी है, 8 रुकनी बेंच है, और जो अब बेंच बना है अभी तो प्रोसीडिंग्स होंगी, रिमार्क्स होंगे, दलाइल होंगे, फिर आएगा। बट हमने पहले से बना लिया कि यार ये फैसला होगा और इस तरह का फैसला है। एक तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ी अफसोसनाक बात है। बट हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बहुत सारे जजेस ने अपने आप को इतना हाईलाइट किया मीडिया में कि वो अब हुमायूं शहीद पिछले दिनों मुझे कह रहा, जब क्या नाम है हमारे पिछले वो बाबा रहमते थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, कहता यार मैं तो इतने सीरियल और ड्रामे फिल्में कर चुका हूँ, मैं इतना मशहूर नहीं हूँ जितना साकिब निसार मशहूर हो चुका है। तो ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं, तो एक नहीं होना चाहिए शायद साहब। मामला किस तरफ जा रहे हैं? अदनान, पहले मेरा आपसे कि ये सवाल बनता है, आपने कहा इस बेंच पर, आप इस बेंच पर जब नज़र दौड़ाते हैं या जो बातें सुनते हैं, आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है?
मुझे वो बता दें। नहीं, मुझसे क्यों नहीं, पूछ रहे हैं? मतलब आपने मुझसे एक सवाल फ्लोट किया है ना, मैंने जब इस बेंच की अच्छा, तशकील यावर से साहब पढ़ा। कुछ कह रहे हैं, शायद साहब, यावर साहब, क्योंकि हम सारे बड़े हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं आवाज हसन साहब ठीक करता है, हसन ठीक करो यार जी, शायद साहब। अच्छा, बेंच की फॉर्मेशन को बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म मैं देखता हूँ, मेरे सामने आती है। मैं सिर्फ उस चीज़ को रिकॉल करता हूँ कि मरियम नवाज ने आज से कुछ दिन पहले का बेंच फिक्सिंग, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त जो आपका पॉलिटिकल लीगल बैटल शाराए दस्तूर पर लड़ा जा रहा है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स की जंग है। इस वक्त कल तक जो दोस्त, आप जैसे बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की आधे घंटे की मुलाकात हुई है और बहुत सी बर्फ पिघली और बहुत से मसाइल, मामला सेटल्ड हो गए, ये चीज़ें ओपिनियंस थी। मैंने कल भी बहुत सी जगहों से अपनी हद तक, चूंकि वो एक अदालत का मामला है, मैं नहीं कह सकता कि हम खबर रखते हैं, लेकिन मुझे आज शाम तक ये एतबार नहीं था कि कोई बर्फ पिघली है या कोई मामला हल हुआ है। इस बेंच बनने के और बाद बेंच की तश्कील के बाद अब मेरे सामने चीज़ें, आपको याद होगा अदनान, अगर हम बात करते हैं कुछ दिन पहले 8-7 की डिवीजन की काउंटिंग मैं और आप बैठ के कर रहे होते थे या नसीम साहब बैठ के कर रहे होते थे, तो मेरा ख्याल है इसकी तश्कील के बाद हमें वो काउंट कन्फर्म्ड मिल गया है। अब इस पे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यूसुफ रज़ा गीलानी जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सबसे बड़ा कैंडिडेट, अपना प्राइम मिनिस्टर पेश किया अदालत के सामने कि ये है। नून लीग ने एक और खेल खेला है, नून लीग ने पहले फेडरल कैबिनेट को रखा है, फिर असेंबली को रखा है कि जी ये मामला आता है। अब मेरे हिसाब से PMLN काफ़ी अरसे से ये प्लान किए बैठी थी कि तौहीन अदालत लगती है, लगने दें, हम फेस करेंगे। उनके पास कोई और पॉलिटिकल नैरेटिव इस वक्त इस गवर्नमेंट में रहते हुए मुझे नज़र नहीं आता। तो जो सूरत हाल है, अगर अदालत में जो मामला थे कि आईनी बहरान एक पॉलिटिकल नैरेटिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इनडायरेक्टली ये भी एक बात कह रहे हैं। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, वो इसको कैश करेंगे। उनके पास अगले इलेक्शन में जाने के लिए क्या है मुझे बताएं, नजीम साहब से पूछ लें, उनके पास कुछ रह गया। एक चीज़ जहन में रखें, इस सारी लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? रियासत पाकिस्तान का और आवाम का, जिसकी परवाह ना शाराए दस्तूर पे मुझे किसी में नज़र आती है, ना अभी आजकल उमरा पे पहुंचे हुए हैं, कोई कराची बैठा होगा, इनमें से किसी को ये परवाह नहीं है कि इस सब की जो लड़ाई चल रही है उसमें नुकसान रियासत पाकिस्तान और आवाम का हो रहा है। वेरी राइट, बिल्कुल सही। यावर बुखारी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एक बहस गर्दिश कर रही है, उसका एक बेहतरीन हल ये था कि बार बार एक मुतालबा होता है, इलेक्शन वाला केस भी था या आपकी भी समाअत है कि चीफ जस्टिस के पास अगर इख्तियारात हैं, और ऑफ कोर्स आज तो हैं आज के कानून के मुताबिक, कि वो एक लार्जर फुल बेंच तश्कील दे सकते हैं। तो इसमें भी अगर फुल बेंच तश्कील दे दिया जाता तो जो डिबेट हम कर रहे हैं, जो परसेप्शन बार बार बिल्ट हो रहा है, वो ना होता। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था, आपने हवाला दिया सजाद अली शाह साहब का, सर मैं चाहूंगा, हम तो खैर उस वक्त पूरे होश में नहीं थे, आपने अपनी आंखों से देखा होगा उनके फैसले और फिर इम्प्लीमेंटेशन। सर इम्प्लीमेंटेशन उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं करनी। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये एक आईनी बहरान भी होगा और इसको हम सिविल वॉर भी कहेंगे फिर। बिल्कुल अदनान, देखें वो मैंने जो बात आपने पहले कही ना कि ये आईनी बुरान है, मैंने कहा नहीं है, बनाया गया है, आर्टिफिशियली, ऑर्गेनिक नहीं है। होता है ना कभी गलत फहमियों से बन जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन से बन जाता है, ये तो बदमाशी से बनाया जा रहा है जानबूझ के। जो बात की ना मेरे भाई ने शाहिद साहब ने बिल्कुल 100% सही की कि नैरेटिव है कोई नहीं। इन लोगों ने अपनी फर्द वाहिद को बचाने के लिए ने पहले कैबिनेट को आगे किया, फिर अभी पार्लियामेंट को आगे कर दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का ये हक नहीं है कि मुदाखलत करे। देखिए मुदाखलत करे और फिर नाफरमानी करे, ऊपर से दीदा दिलेरी से करे। फिर आप ये किस किस्म के मॉरल्स एंड एथिक्स अपनी पब्लिक को सिखा रहे हैं? देखें जब कासिम सूरी का फैसला हुआ तब भी 3 मैन बेंच था, 3 जज बेंच था। हम लोगों ने एहतजाज किया, हमने शोर मचाया, हमने छोड़ दिया। वजह क्या थी छोड़ने की कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ ज्यादा देर तक ज्यादा लंबा कर नहीं सकते, क्योंकि जो वो फैसला कर दें दैट इज इट, फाइनल, खत्म। और हम लोगों को अभी देखिए ये नहीं, और अल्लाह गवाह, ये नहीं कि ये PTI के हक में, किसी के हक में होता, यहाँ पे चुप होना चाहिए। कोई इदारा तो बच जाए, खुदा का वास्ता है। देखिए फौज को मलाइन कर दिया, फौज मलाइन हो गई, खुद हुई। हम लोगों ने किया, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने, पॉलिटिशियंस ने। आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, आप मीडिया को देख लें, धड़ों में तकसीम कर दिया। और अगर नहीं भी है तो हम लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कि मिसाल के तौर पे अदनान एक तरफ है, शायद एक तरफ है और नसीम भाई एक तरफ है। ये बजा फरमा रहे हैं सर, सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर। आपका जो
पॉइंट है सर वो बिल्कुल ठीक है, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन सर, आपकी पार्टी ने को पौने 4 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, आपकी पार्टी एक पॉपुलर पार्टी है, मामलात बातचीत से हल होंगे, उसमें बातचीत के लिए आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही, खान साहब नहीं बैठ रहे, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इन मसाइल का हल बताइए और जिम्मेदारी डालिए कि किसी एक पर होगी ना सर। ये जो आप बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और इस पे तो ये दोनों मेरे मुआजिज मेहमान भी कर चुके हैं। ये बातचीत के बगैर हल नहीं होगा मसला, लेकिन बातचीत के लिए खान साहब ने आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले खान साहब ने बड़े ओपनली कहा था कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने ये नहीं कहा था, ये बात कहीं नहीं कही थी कि फलां के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, फलां के साथ नहीं, उन्हें ओपन एक बोला था कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तो अभी हुकूमत का काम है, क्योंकि हुकूमत बाप होती है, चाहे सुतेला हो चाहे असली हो, बाप तो बाप ही होता है, तो उसको आगे लेके चलो। अभी इनका काम है कि अगर ये लोगों को रियासत कहता इन लोगों को इदराक है कि नुकसान हो रहा है आवाम का, ये आगे लेके चले। इनको कोई एहसास नहीं, अगर एहसास होता आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से इन लोगों ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस ठोके और अभी और टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, आया इनको इतना एहसास नहीं था कि कल हम लोग बैठ के एक सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर हमें बड़ा फैसला करना पड़ता है तो हम करें। बात वो शायद साहब वाली है कि इनके पास सियासी नैरेटिव है कोई नहीं, ये बुरे तरीके से मार खा चुके हैं। और आप कोई भी सर्वे देख लें, कोई भी पोल देख लें, आपको अगर मैं कहता हूं 95% नहीं तो आपको 87, 88, 85% पीटीआई मिलती है। तो इनको इसी बात का है कि भाई हम लोगों ने तो अपने लिए कब्र खोद ली, अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि सिद्दीकी साहब, राजिऊन सर सिद्दीकी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सिद्दीकी साहब बड़ी आज मैंने सर आपको एनालिस्ट के बीच में बिठाया, देयर इज नो पॉलिटिशियन। यासिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अदनान मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आपकी आंखें माथे के ऊपर होती हैं। जब पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, तो मैंने 2-3 लोग थे पीडीएम से ताल्लुक, उनको मैंने निहारी की दावत दी, उन्होंने कहा यार जल्दी बुला लें, साड़ी हुकूमत आ गई ना, फिर साड़ी अखा मत्थे से होंगी। इसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि 90 का, आप तो बहुत छोटे थे मेरे ख्याल से, स्कूल जाते थे, 90 की दिहाई में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई थी, हमने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद क्या हुआ, मुशर्रफ साहब का मार्शल आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी वहाँ पे लड़ाइयाँ थी। रहमान मलिक मरहूम के घर पे मीटिंग रखी गई थी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मियां नवाज शरीफ वहाँ पे नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा इसने मेरे बाप को गिरफ्तार किया था, मैंने नहीं आना। अमीन फ़हीम साहब बहरहाल उनको मना के वहाँ से लाए। उसके बाद होती है वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें इमरान खान मौलाना फजल रहमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, मैंने खुद देखा, मेरे पास तस्वीर भी है। अच्छा उस ऑल पार्टीज, हाँ मेरे पास है। अच्छा उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शामिल नहीं हुई, वो होटल के कमरे में मौजूद थी। नमाज पे वो नहीं हो सकती। नहीं, मैंने मिसाल दी ना कि एक साथ थे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। शेरी रहमान उसमें मौजूद थी, मोहतरमा होटल के कमरे में थी, कोई इख्तिलाफ था, लेकिन आप नहीं आई, बात सुने, वो नहीं आई, ठीक है ना। कहने का मकसद ये कि जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप जनाब साहब काला कोट पहन के आप यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ चले जाते हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो कहते हैं जी कि आप सुप्रीम कोर्ट इंसानों का फैसला है, हैवानों का तो नहीं, ये मानते क्यों नहीं? मतलब ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और इनके इकट्ठे ना बैठने की वजह से तीसरी कुव्वत को मौका मिलता है। आप अपने हमसाये मुल्कों की मिसालें देख लें, वहाँ पे मार्शल कभी भी नहीं लगा, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी ग्रोथ देख लें, एक सेकंड, वहाँ पे भी करप्शन होती है, वहाँ पे भी लोगों को जेल यात्रा करनी पड़ती है, ना कोई मुल्क छोड़ के भागता है वहाँ पे, वो सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। हमारे मुल्क में अभी इनको बहुत सबक अभी तक मिला नहीं सही। शाद रहमान साहब मैं ब्रेक ले लूँ ताकि आपको भी तफसीली टाइम मिल सके सर। ब्रेक के बाद बात करेंगे, इलेक्शन बड़ा जरूरी है, हुकूमत तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं मानोगे तो हुक्म अदूली होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाहिद रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट के मामला, काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस का बार बार शोर पैदा हो रहा है, फिर ये जो बढ़ता हुआ इख्तलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाएं इस डेट को, ये सहूलत कारी करें, अगर वो सहूलत कारी नहीं करती सुप्रीम कोर्ट कहती है हुक्म अदूली है, तो क्या कंटेम्प्ट का खतरा भी हो सकता है सर? देखिए, कंटेम्प्ट का ख़तरा बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। आज जितना मेरे सामने जो नोटिसेज आए हैं उसमें जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो अदालत तैयार नज़र आती है कि जो नहीं मानेगा फ़ैसले को वो जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है उसे फेस करेगा। ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या है?
ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम गिलानी साहब के स्टेज पे देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें टिल द राइज ऑफ कोर्ट सज़ा दी गई, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी करप्शन या कोई ऐसा जैसे कोई और मामला नहीं था, वो सिर्फ एक खत लिखना था, खत लिखना था। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी तो हुक्मदूली होगी। अभी भी जो मामला है वो यही है कि एक अदालत का हुक्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसको मैंने पहले स्टेज पे सेट किया कि उन्होंने पहले कैबिनेट को रखा एंड देन पार्लियामेंट को रखा है, तो मेरे हिसाब से बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कोर्ट के लिए भी। और ख़ासकर जिस तरह हमारे दोस्त बहुत से कहते हैं अगले 10, 12, 15 दिन बहुत अहम है, और वाकई अहम है, लेकिन आज जो बेंच की तश्कील हुई है उससे मुझे ये लगता है कि कल तक जो तासुर था कि बर्फ़ पिघली है वो नहीं पिघली। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब, आप अभी जब यावर साहब से बात कर रहे थे या नसीम साहब से, इमरान खान साहब को 2-3 मौक़ों पे अपर हैंड मिला। वो एक गोल्डन अपर हैंड कब मिला? वज़ीर-ए-आज़म हटने के बाद की बात करें। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। 2-3 मौक़ों पे उन्हें एक अपर हैंड मिल सकता था या मिला, मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं मिल सकता था। वो अगर उस अपर हैंड को यूज़ करते तो ये क्राइसिस ना सिर्फ ख़त्म करते बल्कि उनकी पॉलिटिक्स आगे भी बहुत लंबी जाती। इनिशियल डेज से मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल कब मिला? सबसे पहला जो कौमी असेंबली से इस्तीफों का मामला था, उस स्टेज पे उनके पास बहुत कुछ था, वो बैठ जाते कौमी असेंबली में और 1 साल इंतजार कर लेते। तो बहुत पुराने चले गए ना, 13 महीने पुरानी, 12 महीने पुरानी। उसके बाद दूसरे स्टेज पे जब वो बार बार धरना लाने की बात करते थे और उनसे मुज़ाकरात की बात होती थी, वो उस स्टेज पे कर सकते थे। आखिरी स्टेज थी सुप्रीम कोर्ट का, जो जिस दिन फैसला आने से पहले उन्होंने जब एक स्पेस दी कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठें और एक डेट फिक्स कर लें। इवन इस फैसला आने के बाद भी अगर खान साहब कहते जी आज पंजाब का फैसला मेरे हक में आ गया है, लेकिन मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कमेटी बनाए, मैं अपनी कमेटी बनाऊं, डेट पे बैठते हैं, इस अपर हैंड को इस्तेमाल करते तो क्राइसिस यहाँ नहीं आता। आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये समझता था कि वजारत उज़्मा नेशनल असेंबली से इस्तीफे देना गलती थी, आपने तो उसके बाद 12 महीने में जो कुछ हुआ उसको भी गलती करार दे दिया। सर साबित हुआ उन्होंने कुछ चीज हासिल कर ली, तो वो मुझे यावर साहब नेशनल असेंबली के बाद भी पिछले 12 महीने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब गलतियां करते हैं। शाहिद साहब का ये तज्जिया, सर प्रेसिडेंट साहब का। मैं शाहिद साहब तो अपनी तज्जियाकार हैं, वो कर सकते हैं जो कहें। नसीम भाई ने एक बात की थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी आखिर में वही बात करती है जो उनका लीडर का 1 मैन शो होता है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ, एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग खान साहब के साथ बाकायदा बहस करते हैं और बहस कई दफ़ा हम लोग एग्री नहीं करते कई बातों पे और कई बातों पे एग्री करते हैं। हम लोग जब उठते हैं तो हम लोग एक पेज पे होते हैं। मैं कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जब भी हमसे राय ली गई, हम लोगों ने अपनी राय दी, हमने ये भी राय दी कि जो खान साहब सुनना चाहते हैं। ऐसे करना तो आप अपने लीडर के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, अपने लीडर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो आपको वो बात करनी चाहिए जो आप सही समझते हैं, या तो वो आपको कायल कर लें या आप उनको कायल कर लें। एक तो ये बात है। नंबर दूसरी बात, जो अभी शाहिद भाई ने बात की, देखिए ये असेंबलीज में से रिजाइन करना, असेंबलीज डिसॉल्व करना, ये एक डिबेट, और इस डिबेट में जब ये बात तय हुई कि भाई इस वजह से हम लोग कर रहे हैं, खासतौर पे सूबाई असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, एक दफा ये लोग मजबूर होंगे जनरल इलेक्शन करवाने पे। जहां तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, वहां पे आप बहस कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है कि ये किया तो क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल करना चाहिए था, ये बहस हो सकती है इसकी। अच्छा शाहिद साहब, यावर साहब, शाहिद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था कि जहां जहां अपर हैंड आया, जो शाहिद साहब ने बात की, वहां वहां आपने गेन करने की बजाय अपने टारगेट्स को गंवा दिया। मेरा पॉइंट, एक चीज शाहिद साहब ऐड करना, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा सर। यावर साहब, मैं सिर्फ एक जो कह रहा था कि अपर हैंड पे गेन कर सकते थे, नहीं किया, गलती की, मेरे हिसाब से उसकी वजूहात हैं। अगर आप कौमी असेंबली के इस्तीफों से लेके आज तक की अपनी मूवमेंट देखें तो वो एक ही चीज़ पर थी, अगले आम इंतखाबात जो नहीं मिले। तो एक चीज़, एक स्ट्रगल पिछले 13 महीनों से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा पॉइंट ये, आपने कहा इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा। सर मैं एग्री करता हूं कि इलेक्शन से इस्तेहकाम आने की एक उम्मीद कुछ अरसा पहले तक थी, लेकिन याद रखिए कि अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब, जो कि आपके अपने लीडर कहते हैं कि 66% ऑफ पाकिस्तान है, उसका करवा लेते हैं, तो आप एक तरह से अगली कौमी असेंबली की 66% का फैसला कर चुके होंगे। उसके बाद बड़ी जमातों की कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी कराची में, सिंध में और बलूचिस्तान में, और ये वो इलाके हैं जहां पर आपकी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं।
तो खुदारा इस बात को समझने की कोशिश करें, ये मेरा ओपिनियन है, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। इंतखाबात चाहे 14 मई को हो या अक्टूबर को हो, इकट्ठे होने चाहिए, ये मेरा अब तो राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि अक्टूबर में भी सर राणा सनाउल्लाह नहीं है। यावर साहब, लेकिन अक्टूबर में इंतखाबात करवाने की क्या गारंटी है? माहौल क्या होगा जिसका आज ये लोग बहाना बना रहे हैं, ये कल कैसे होगा? मेरे नजदीक अगर ये लोग अक्टूबर तक इंतखाबात लेके जाते हैं अगर, तो मेरे नजदीक इलेक्शन नहीं हो रहे इस साल। इलेक्शन फिर होंगे आपके 2024 के तकरीबन आखिर में जाकर, या फिर ये यहाँ पे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। हम लोग इस बात को बड़ा क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त इलेक्शन, क्योंकि अगर अभी ये इलेक्शन करवाते हैं तो इनको नजर आ रहा है कि इन लोगों की कम से कम अगले 5 से 10 साल तक सियासी मौत है। लेकिन देखिए ये बातें अपनी जगह है, फिर अल्लाह पाक भी तो ऊपर बैठे हुए ना, उसके ऊपर यकीन रखें और कौम के वसीतर मफाद में जैसे आप कह रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन आज कॉल कर लें। आप या तो आइन तोड़ दें और बोले 90 दिन में हम नहीं करवाते। यावर साहब, आप इनकलाब की बात कर रहे हैं कि कौम के वसीतर मफाद में तो इनकलाब है ना सर। वो तो कहते हैं कि हर बंदा, पीटीआई भी थी तो वो भी कहती थी मेरा मफाद, तो पॉलिटिकल तबका तो कहता है मेरा मफाद, बाद में कौम का वसीतर मफाद। नहीं, मैं तो इस बात के हक में हूँ। अदनान, आप मेरे साथ प्रोग्राम से बैठे भी हैं, मैं बड़ी सीधी बातें करता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ इलेक्शन जो अक्टूबर में करवाना है और आज इतना तनाज़ा है, सबसे बड़ी जमात डिमांड कर रही है, तो आप आज करवा लें। अगर आज आप जनरल इलेक्शन करवाते हैं, इससे आप लोग बैठ जाते हैं, बात करते हैं, महीने बाद करवा लें। आप अभी 14 मई का कहा गया है, तो आप 15 जून को करवा लें, जून के आखिर में करवा लें, लेकिन सारे इलेक्शंस करवाएं। लेकिन ये लोग जिस बात के ऊपर जिद पे अड़े हुए कि हमने नहीं करवाने, वो नहीं करवाना, तो फिर हमारे पास उसका हल कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि फिर हम सड़कों पे आए और सियासी वो इस्तेकाम और खराब हो, उसकी तुकड़ी बनती ना। वेरी राइट। नसीम सदीकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सदीकी साहब प्लीज। आपने मुझे नाम 2-3 मिनट कंटिन्यूस देने जरा, क्योंकि 2-3 सर 4 मिनट देते हैं सर। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिद और अनाज जो है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने 70s में क्या हुआ, आपने इलेक्शन करवाए, मुजीबुर रहमान ने 160 के करीब सीटें जीती, आपने उसको इक्तदार नहीं दिया। मोस्ट पॉपुलर लीडर था, आपने आधा मुल्क खो दिया, लेकिन उसको इक्तदार नहीं दिया। एक तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हो रही थी नैरेटिव बिल्डिंग की कि खान साहब ने लूज किया पिछले 13 महीने में। मैं कहता हूं कि खान साहब ने 2014 में धरना दिया, इलेक्शन हुए 2018 में, लेकिन खान साहब अपना नैरेटिव बिल्ड करते गए, उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीता। अभी भी यही सूरत हाल है कि उन्होंने बेशक इलेक्शन उनको नहीं मिले, लेकिन आपने देखा कि उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां से कहां पहुंचा पिछले 4-5 साल में। आप देखें कि बड़ी यंग जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, वो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते आवाम में कि उनको पजीराई मिल रही हो, उन्होंने कोई बयानिया बनाया हो। अब आप देखें कि इमरान खान के खिलाफ आप कितनी चीज़ें लेके आते हैं। 13 महीने की बात हो रही है, 13 महीने में आपने किसी भी जो अपना मिनिस्टर है उसको देखा कि वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हो। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, इमरान खान से शुरू करता है, इमरान खान पे ख़त्म करता है, यानी कि इमरान खान का हवा उन्होंने अपने जहन पे इस तरह बिठा लिया। ये सदीकी साहब, बड़ी माजरत, ये अपोजिशन में ऐसा ही होता है सर। आप देखें जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कोई मुझे उनके वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो नवाज शरीफ से हटके हो सर। नवाज शरीफ तो रेलिवेंट नहीं होता था तब, नाअहल था, मुल्क से बाहर बैठा था, रेलिवेंट था। मैं जवाब देता हूं, कारकर्दगी भी आकर वो बताते थे। मैंने बहुत उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसमें मैं बताता हूँ बहुत सी कारकर्दगी। अगर ब्रेक लेने सानिया निश्तर का प्रोग्राम होता था, एहसास के बारे में बताती थी, जब सवाल पूछा जाता था सिर्फ एक सानिया निश्तर का प्रोग्राम, वो भी बेनज़ीर भुट्टो या लंगर खाने होते। एक ब्रेक लेने शायद से फिर रिस्पॉन्ड करना। वेलकम बैक। टाइम कम है शायद साहब, 120 सेकंड कंक्लूडिंग रिमार्क सर। किस हवाले से? इलेक्शन कब होंगे, होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, राणा सनाउल्लाह कहता है कि अक्टूबर में भी। अगर इलेक्शन आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को, मुझे बहुत आसार कम नज़र आ रहे हैं। हुक्म अदूली की सूरत में भी अगर नया वज़ीर आज़म आएगा, नई काबीना बनेगी, बात फिर महीनों तक जाएगी, तो फिर अक्टूबर आ ही जाना है, क्योंकि अगला निगरान सेटअप फिर 90 दिन को एक्सटेंड तो किया जा सकता है। देखिए ये 90 दिन की रेट आप लोगों ने सबने लगाई हुई है। अभी नसीम साहब भी मुझसे नाराज हुए, सुन ले, हमने रट लगाई है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लगाई है, 90 दिन 14 मई को भी क्रॉस हो चुके हैं।
उस पर तो आपने किसको फिक्स किया? तो 14 दिन जो थे वोटिंग कराने के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, वो भी तो डेट गुजर गई थी, 14 दिन गुजर गए थे। तब आप बड़े साहब कहना है चंद्र के वो भी तो वोटिंग जो 3 सर देखें फिर, सर देखें यहाँ रुक जाए। नहीं सिद्दीकी साहब यहाँ रुक जाए। सिद्दीकी साहब ज्यादती कर रहे हैं, सिद्दीकी साहब ज्यादती कर रहे हैं, सिद्दीकी साहब ज्यादती कर रहे हैं। वहां भी तो वायलेट हुआ। नहीं सुन ले, फिर जवाब सुने ना, जवाब देने नहीं दे रहे दोनों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसमें अदालत में लिखा कि आइन वायलेट हुआ है। इस वक्त अदालत ने अभी तक नहीं लिखा। जस्टिस भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बेंच भी बहुत अच्छा लग रहा था, तारीफें हो रही थी। खान साहब को आज आइडियल लग रहा है, उस दिन बुरा लग रहा था। लेकिन उन्होंने बगैर उसके जो है वहां पे उन्होंने कोई उनके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई थी, या पार्लियामेंट में आके कोई तकरीरें नहीं की। पार्लियामेंट में उनके पास स्ट्रेंथ बची नहीं थी, कर तो सकते थे। यावर बुखारी साहब, सर आपकी नजर में मुल्क के अंदर सियासी, माशी और बढ़ता हुआ खतरनाक आईनी बहरान हल क्या है सर? द एंड ऑफ द डे आपने पहले तयन करना है कि आइन को मानना है कि नहीं मानना, या आइन के अंदर हमने बुफे लंच बनाना है कि अपनी मर्जी के शिक्के निकालने और अपनी जो ना मर्जी की उसको एक साइड पे फेंक दें, या तो आइन को फेंक दें रद्दी की टोकरी में, और रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकना है तो उसको मनोअन मानना है। चाहे ये पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे कोई भी और पार्टी हो, आइन को या मनोअन माने या बिल्कुल ना माने। जब आइन को मानना है तो वो 90 दिन का कहता है। जो 90 दिन में नहीं हुआ उसके अंदर कोर्ट ने थोड़ी सहूलत दे दी कि भाई ठीक है हम बीच में हैं तो हम उस चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मान नहीं रहे हैं, ये आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है, एक वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो क्या कहते हैं आर्टिकल 6 भी लगता है इनके खिलाफ। ये अभी कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट जैसे इसको लेके चले। और मैं समझता हूँ कि 90 दिन आइन कहता है, अगर 90 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स करके 15 दिन ऊपर दे दिए तो वहां भी तो आइन वायलेट हो गया ना सर, तो फिर आर्टिकल 6 क्या सुप्रीम कोर्ट पे लगेगा? कर रहे हैं, देखिए बीच में एक किस्म का सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं ना, कि कम से कम हम आगे लेके चले। तो उसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है 14 मई को नहीं 30 मई को करवा लें और जनरल इलेक्शन इनको फारिग करे और बोले जनरल इलेक्शन करवा ले, तो उसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो फिर हम तैयार है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? देखें, जो उन्होंने बात की कि आइन मुल्क में चलेगा या कौन सा चलेगा, मेरा उनसे एक सवाल है, कौन सा आइन? वो आइन जो पंजाब के लिए 90 दिन लागू होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए लागू नहीं होते। आइन कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक है जो इन 4 रियासती इकाइयों को बमाए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अगर जोड़ती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पंजाब के लिए आज अलग कर दिया है, केपी के लिए अलग कर दिया है, कल बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलग करेंगे। शाहजान सिद्दीकी साहब ने कमेंट किया था कि इमरान खान साहब को कहीं लॉस नहीं हुआ, वो रेलिवेंट रहे हैं और उन्होंने गेन किया पॉलिटिकली। जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बात सही की थी मैंने। बात ये कि आप देख लें कि एक दफा किसका रिस्पॉन्स रेन साहब का आपने ठीक ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से गेन वो उस सूरत में करते कि उन्हें पंजाब में, केपी में या वफाक में इलेक्शन मिलते, जो उन्हें नहीं मिले। सिद्दीकी साहब ओवर टू यू सर। देखिए इलेक्शन तो होने 90 दिन में, ना उसके बाद हो, इस साल नहीं होते, अगले साल होना है। आप जो चीज इमरान खान के खिलाफ लेके आ रहे हैं वो उनकी फेवर में जा रही है, जिसको आप लाके खड़ा करते हैं वो नेगेटिव में चला जाता है। और जब भी चले होगा, मैंने कहा सिद्दीकी साहब पहले भी कहते थे कि आगे जाएंगे, ये टीवी पे नहीं मानते थे, वैसे कहते थे। इलेक्शन जब भी होंगे यानी कि जिसकी पॉपुलैरिटी 95% है, चले 75% साहब आपने कहा कि 2014 में धरना हुआ, इलेक्शन 18 में जाके हुआ, क्या वो रेफरेंस अब की सूरत हाल में कोट किया जा सकता है? बिल्कुल कोट किया जा सकता है। उस वक्त कहा जाता है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे, उनको लाहौर का जलसा करवाया गया। अब तो इमरान खान जो जलसे कर रहा है उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कितने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं उसकी वजह ये मैं बताता हूँ। खाली देखे, खाली और भरे की बात छोड़े, फिर इलेक्शन करा दे। अगर इमरान खान इतना ही अनपॉपुलर है और बाकी 13 जमातें इतनी पॉपुलर है, इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं? बात यह है कि उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल इंतखाबात मसले का हल है। इंतखाबात क्यों? यही 13 पार्टी 3.5 साल कहती नहीं कि जाली असेंबली है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टर लेके आए, फिर अभी उसी असेंबली में बांधा नहीं हुआ। क्यों बंदे बैठे हुए थे, 3.5 साल में इस्तीफे दे देते। अब उस असेंबली में आए हैं तो उन्हें सारी जनाब बड़ा मजा आ रही है, मौजें लग रही है। अब कहते हैं ये असेंबली। यावर साहब, खान साहब को पॉलिटिकली गेन हुआ इन 12 महीनों में। हल इलेक्शन है, सियासी इस्तेकाम हल है हर चीज का, लेकिन सियासी इस्तेकाम इलेक्शन के बाद जब हुकूमत कोई भी पार्टी हुकूमत बनाए, एक तो सबको साथ लेके चले, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, एक बात। नंबर 2,
सिस्टम्स के अंदर तब्दीली लानी जरूरी है, जहाँ पे आवाम की बेहतरी के लिए काम हो और फोकस काम हो, गरीबों को गुर्बत से निकालने के लिए, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स आप चलते रहें। ये बहुत सारी चीजें करने की हैं जो इस दफा करने की जरूरत है और इंशाल्लाह हम करेंगे। शाहिद अली साहब को वो वीडियो दिखाए, नवाज शरीफ कह रहा है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन लाजमी है। मौलाना फजल रहमान भी चीखें लगा रहे थे तकरीरों के अंदर कि इलेक्शन कराओ, तो आज वही चीखें खान साहब लगा रहे हैं। वो तो ठीक है, मुकाबला तो चीखों का ही हो रहा है ना, तो कभी उधर से चीखें आवाम की निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। एक सवाल आज भी अपनी जगह कायम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किसने करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम ज़रूरी है, एहतराम तभी होता है जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद मजबूर हो गई है ये कहने पे कि हुक्म अदूली हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।